हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। हम क्लास कर रहे हैं एमएड फर्स्ट सेम की, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम आ ही गए हैं। 25 तारीख से आपके एग्ज़ाम हैं और मुझे आज ही पता चला कि मासाकुम्बरी जो यूनिवर्सिटी है, मासाकुम्बरी ही है शायद, किसी का मैसेज आ रहा था कि परसों से उनके एग्ज़ाम हैं 10 तारीख से। तो आज क्लास तो मुझे हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स इशू वाली करानी थी, यानी लास्ट पेपर की CC4 की मैं क्लास कराने वाली थी। फिर तभी किसी का मैसेज आया कि दीदी प्लीज़ फर्स्ट पेपर करा दो। तो इसलिए आज हम वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी पूरा कंप्लीट करेंगे और रूसियो को पढ़ेंगे, प्लेटो को, जॉन डुई को, मतलब जो भी इसके अंदर है ना, पूरा यूनिट जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। देखो मैं यूनिट भी एक बार दिखा देती हूँ। ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 जो है कंप्लीट करेंगे। वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, आइडियलिज्म पढ़ेंगे, नेचुरलिज्म पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिज्म पढ़ेंगे और एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है। और कंट्रीब्यूशन एजुकेशनल थॉट पढ़ेंगे, किसके? प्लेटो के, रूसियो के, जॉन डुई के और बर्ट्रैंड रूजल के। फ्रोएबल कहीं पूछा नहीं गया है, इसलिए मैंने फ्रोएबल इसमें इंक्लूड भी नहीं किया है, क्योंकि आज तक नहीं पूछा गया और अभी भी 1% अगर पूछा जाए तो ऑप्शनल में आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं नोट्स ले लेना। और कॉन्टेक्ट नंबर है 790 690 1757। और बीएड वाले जो बच्चे हैं उन अब जैसे ही एमएड के एग्जाम होते हैं फिर बीएड की प्रिपरेशन मैं काफ़ी अच्छे से कराऊंगी। एमएड में समय थोड़ा सा कम रह गया था क्योंकि बीच में घर में शादी आ गई थी। और तो बीएड का जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कराने वाली हूँ। फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, सारे टॉपिक्स कराऊंगी एक एक, और PYQs भी सारे आपके सोल्व कराऊंगी और सबकी PDF में अपलोड कर ही दूंगी आपको। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मुझे बार बार सबको बोलना पड़ रहा है कि मैं एमएड के बच्चों के पीछे लग रही हूँ, एमएड के बच्चों के लिए तैयारी करा रही हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कोई भी इस तरीके की वो ना एक्टिविटी ना करें अभी। हाँ, मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे के साथ अभी थोड़ा सा क्लैश हो गया, तो ऐसा मत करो प्लीज़। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मूड ऑफ कर दिया बिल्कुल। तो हम आइडियलिज्म को पढ़ने वाले हैं आज। चलते हैं एक बार PDF पे। देखो ये मैं आज कराने वाली थी, मैंने सोचा था इस यूनिट को कंप्लीट करा दूं। फिर किसी का मैसेज आया था, अभिबा करके कुछ नाम है, तो उन्होंने कहा दी ये करा दो। तो मैंने सोचा कि भाई चलो एग्जाम है तो कराना चाहिए। आइडियलिज्म क्या है? आदर्शवाद इसे हिंदी में बोलते हैं। तो आइडियलिज्म जो है स्कूल है वेस्टर्न फिलोसफी का, जिसके अंदर इन्होंने ये माना है कि जो ये यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है। यानी यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया है? भगवान ने किया है। और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो सुपीरियर है मटेरियल वर्ल्ड से। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कौन सा होता है? आध्यात्मिक जगत, यानी जो हमें भगवान से जोड़ता है, जिसमें भगवान का अस्तित्व पाया जाता है। मटेरियल वर्ल्ड जो होता है जिसमें हम रहते हैं, जो हमारी दुनिया है, वो है मटेरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो आध्यात्मिक दुनिया है। ठीक है। तो आइडियलिज्म आदर्शवादी का मानना था कि जो ये यूनिवर्स है, जो ये ब्रह्मांड है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, आध्यात्मिक जगत जो है, मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर है, सुपीरियर है। तो इन्होंने माना है कि गॉड जो है अल्टीमेट रियलिटी है, यानी अगर कोई चीज सच है तो वो भगवान है और आत्मा जो है भगवान का ही पार्ट है। तो इन्होंने बताया कि हमारे जीवन का जो अल्टीमेट एम है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार करना। तो विच कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग मोरल लॉज, यानी अगर हम मोरल लॉज फॉलो करते हैं, जो नैतिक नियम है, अगर उन्हें हम पालन करते हैं तो ही हम इस अल्टीमेट एम को फॉलो कर सकते हैं, पा सकते हैं, यानी अपने आप को जान सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। आइडियलिज्म जो है ओल्डेस्ट फिलोसफी है, ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर, रूटेड इन द वर्क ऑफ फिलोसोफर। इसमें ये फिलोसोफर थे, प्लेटो थे, कांट थे, हेगल थे, बर्कले थे। आइडियलिज्म फोकस करते हैं प्राइमेसी ऑफ आइडियाज, माइंड और स्पिरिट ओवर द मटेरियल वर्ल्ड, यानी इनका जो फोकस है, इनका जो ध्यान है किस तरफ है? आइडियाज की तरफ, माइंड की तरफ, स्पिरिट की तरफ। According to idealism, reality is fundamental, mental और spiritual and knowledge and values are closely tied to the ultimate spiritual reality। यानी इनका जो मानना है आदर्शवादियों के अनुसार,
वास्तविकता मौलिक रूप से मानसिक या आध्यात्मिक होती है और ज्ञान और मूल्य परम आध्यात्मिक सत्य से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। यानी जो नॉलेज है और जो परम मूल्य परम आध्यात्मिक सत्य है, यानी जो स्पिरिचुअलिटी है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी इन्होंने स्पिरिचुअलिज्म को माना, यानी आध्यात्मिकता को इन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दी। ठीक है, इन्होंने भगवान को माना। की कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म, नॉलेज क्या है? एपिस्टेमोलॉजी, यानी नॉलेज क्या है? नेचर ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान है उसकी प्रकृति कैसी है। तो आइडियलिज्म मानते हैं ट्रू नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ आइडियाज और कंसेप्ट, यानी अगर किसी को सच्चा ज्ञान है, सत्यम शिवम सुंदरम पे ये बात करते हैं, तो ट्रू नॉलेज अगर किसी को है तो वो ही एक्चुअल नॉलेज मानी गई है। सेंसरी एक्सपीरियंस, हिंदी की तरफ चलते हैं क्योंकि ज्यादा लोग हिंदी के हैं। आदर्शवादियों का मानना है कि सच्चा ज्ञान विचारों या अवधारणाओं का ज्ञान है। इंद्रिय अनुभव को अपूर्ण और अविश्वसनीय माना जाता है, यानी इन्होंने जो हम सेंसेस से परसीव करते हैं ना, अपनी आंखों से देख के चीजों को देख रहे हैं या कानों से सुन रहे हैं, उसे इन्होंने पूरा नहीं माना, इसे अपूर्ण ज्ञान माना है या अविश्वसनीय माना है। क्योंकि हम अपनी आंखों, बहुत बार आंखों से देखते हैं जो चीज, वो सच नहीं होती है, कानों से कोई चीज सुन रहे हैं तो वो सच नहीं होती है। तो क्योंकि वे केवल आंशिक या सतही सत्य प्रदान करते हैं। वही सेम बात जो मैं बता रही हूँ कि आंखों से देखी हुई चीज हमेशा सच नहीं होती है, कानों से सुनी हुई चीज हमेशा सच नहीं होती। इसलिए इन्होंने माना है कि जो हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, हमारे सेंसेस आंख, नाक, कान, हमारी स्किन, तो ये जो सेंसेस हैं, इनसे जो हम ज्ञान लेते हैं वो अपूर्ण है और अविश्वसनीय है। वास्तविक ज्ञान जो है, मतलब जो एक्चुअल में ज्ञान है, एक्चुअल में जो नॉलेज है, वो किस पे आधारित है? तर्क, अंतर्ज्ञान और ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है। तर्क करके, अंतर्ज्ञान यानी अपने आप को समझ के या अपनी आत्मा को समझ के या आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जो प्राप्त होता है, तो वो ही वास्तविक ज्ञान है, वो ही रियल नॉलेज है। प्लेटो ने उदाहरण के लिए प्रतीत होने वाले जगत और रूपों या विचारों के जगत में अंतर किया। कांट ने तर्क किया कि मन पूर्व निर्धारित श्रेणियों के माध्यम से अनुभव को आकार देता है, यानी कांट ने यह माना कि जो पहले से निर्धारित चीजें हैं हमारे दिमाग में, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने जो एक्सपीरियंस है उन्हें शेप देते हैं। ठीक है, ज्ञान का स्रोत इन्होंने माना है कि ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। भाई मन से तो हम लेते हैं ज्ञान को, तो ये क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है, तो जो मन की सार्वभौमिक विचारों को समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। शिक्षा को आंतरिक सत्य या सार्वभौमिक सिद्धांत की खोज की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यानी शिक्षा क्या है? हमारी आंतरिक सत्य और सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज की प्रक्रिया है। शैक्षिक निहितार्थ क्या है? यानी एजुकेशनल एम क्या है? अकॉर्डिंग टू नॉलेज, एजुकेशनल में हम कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं? तो एजुकेशन क्या है? हमारा बौद्धिक विकास करती है। और नॉलेज शुड नॉट फोकस सोलिली ऑन सेंसरी डाटा। भाई इन्होंने सेंसेस को तो माना ही नहीं, इन्होंने माना कि जो हम अपनी आंखों से या सेंसेस के द्वारा जो ज्ञान ले रहे हैं वो ज्ञान पूरा नहीं है। तो इनका मानना था कि बच्चे के अंदर हमें ऐसी चीजें डालनी चाहिए कि उसकी जो थिंकिंग है वो हायर ऑर्डर रहे, यानी उच्च तरीके से वो सोच सके, तर्क लगा सके और रीजनिंग कर सके, है ना, लॉजिक लगा सके। सब सब्जेक्ट लाइक फिलॉसफी, लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड द ह्यूमैनिटीज आर प्रायोरिटाइज एज दे हेल्प टू डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी इनका मानना था कि बच्चे को ऐसी नॉलेज दी जाए, ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, जैसे कि फिलॉसफी पढ़ा सकते हैं, दर्शन के बारे में पढ़ाएं, साहित्य उसे पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं ताकि उसे तर्क लगाना है, तर्क विकसित हो सके, ह्यूमैनिटीज उसे पढ़ाएं जिससे कि वो अमूर्त सोच सके, एक तरीके से नहीं तरह तरह से सोच सके। रियलिटी क्या है? नेचर ऑफ रियलिटी, आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग रियलिटी इज स्पिरिचुअल, क्योंकि शुरू में ही हमने देख लिया कि इन्होंने किसे माना? अध्यात्म को माना, स्पिरिचुअलिटी को माना, मेंटल एंड नॉन मटेरियल इन नेचर। द फिजिकल वर्ल्ड इज सीन एज रिफ्लेक्शन ऑफ हायर स्पिरिचुअल रियलिटी, यानी जो फिजिकल वर्ल्ड है उसे इन्होंने हायर स्पिरिचुअली रियलिटी एक तरीके से देखा। For Plato, the world of forms, perfect, eternal and unchanging ideas represent the ultimate reality, whereas the material world is only a shadow और imitation of the perfection। यानी ultimate जो reality है वो चीज है, वो तथ्य हैं जो कभी ना बदले, जो eternal है, जो unchanging ideas हैं। और जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं इसमें चीजें चेंज होती रहती हैं। मेटीरियल वर्ल्ड जो है एक बस शैडो है परफेक्शन की। ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या था कि रियलिटी किससे डिटरमाइन होती है? हमारे मन से, हमारी आत्मा से, which transcend the physical limitation of time and space. Thus human being possess divine potential and ability to connect with ultimate reality through intellectual and spiritual effort। यानी वास्तविकता मन, आत्मा या चेतना द्वारा निर्धारित होती है,
जो समय और स्थान की भौतिक सीमाओं से परे है। इस प्रकार मनुष्य में दिव्य क्षमता होती है और वे बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से अंतिम सत्य से जुड़ने की क्षमता रखते हैं। यानी इनका मानना था, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखा जाए तो भाई इंसान जो है, इंसान क्या चीज नहीं कर सकता, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि हम खुद का आत्म साक्षात्कार भी कर सकते हैं और किसी भी लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। चाहे मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, चाहे मुक्ति की बात हो, तो पहुंचता तो इंसान ही है मुक्ति तक, तो मुक्ति तक भी हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर, इनका मानना था कि हमारे अंदर वो क्षमता होती है कि हम बौद्धिक यानी दिमाग से और आध्यात्मिक प्रयासों से यानी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से लास्ट स्टेज तक पहुंच सकते हैं, अंतिम सत्य तक पहुंच सकते हैं। इनके क्या शैक्षिक निहितार्थ थे, यानी इनकी क्या एजुकेशनल वैल्यूज थी रियलिटी के अकॉर्डिंग। यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रकृति का बोध कराना, यानी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज देना। भौतिक जगत की उपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन इसे मन में आध्यात्मिक विकास के अधीन माना जाता है। यानी इनका फोकस ही अध्यात्म पे था कि बच्चे को इस तरीके की एजुकेशन दी जाए। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो जाए। विद्यालयों में ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहां छात्र शाश्वत सिद्धांत, मूल्य और नैतिक आदर्शों की खोज कर सके, यानी मोरलिटी डेवलप कर सके, अपने वैल्यूज डेवलप कर सके और खुद के सिद्धांत बना सके और इस तरीके के सिद्धांत खोजे जो कि एटर्नल हो, जो कि चेंज ना हो। नेचर ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज का क्या नेचर था, यानी मूल्यों का क्या स्वभाव था। तो आदर्शवाद ये मानता था कि सत्य, सौंदर्य और अच्छाई, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से भी जाना जाता है, तो जो ऐसे मूल्य हैं वो निरपेक्ष, सार्वभौमिक और शाश्वत होते हैं। यानी जो सत्य है वो कभी नहीं बदल सकता, जो सच चीज है वो आज भी सच रहेगी, कल भी सच रहेगी। यानी जो बिल्कुल सत्य है, जो पहले से ही सत्य चीज है कि वो सत्य है, वो बदल नहीं सकता, तो वो सत्य, सौंदर्य और अच्छाई ये ऐसी चीज होती है जो चेंज नहीं होती हैं। तो ये मूल्य व्यक्तिगत विचारों या सामाजिक प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं बदलते। देखो ये लिखा है ना कि भाई समाज की धारणाओं को लेके, जो समाज में बातें होती हैं या हम लोग जो हैं, हमारे विचारों से ये सारी चीजें नहीं बदल सकती। जो सच है वो सच है ही, जो सुंदर है वो सुंदर है, जो अच्छाई है वो अच्छाई है, ये ऐसी चीज है जो नहीं बदल सकती। तो आदर्शवाद इन्हें ही मानता है कि सत्यम शिवम सुंदरम को। तो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होते हैं और ब्रह्मांड की आध्यात्मिक वास्तविकता में मिले होते हैं, निहित होते हैं। तो सत्य का मतलब इन्होंने क्या बताया, ज्ञान, तर्क और चिंतन के माध्यम से प्राप्त होता है सत्य। सौंदर्य, सौंदर्य यानी प्रकृति, कला और विचारों के सामंजस्य और पूर्णता को प्रतिबिंब करता है। यानी सुंदरता वो नहीं चेहरे वाली सुंदरता, सुंदरता का मतलब है नेचुरल, नेचुरल चीजें, नेचर, प्रकृति, हमारी कला जो आर्ट होती है या फिर हमारे जो विचार हैं, इन सबको मिला के क्या बनता है, सौंदर्य बनता है। अच्छाई क्या होती है, हमारी नैतिक आचरण, हमारी मोरल वैल्यूज, हमारा आत्म अनुशासन, यानी हम सेल्फ कितने डिसिप्लिन है और हमारा उच्चतम कल्याण की ओर प्रयास करने में निहित है। ठीक है, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, यानी आदर्शवादी मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे गुणों का विकास करना है। इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो ईमानदारी लेके आए बच्चे के अंदर, सत्यनिष्ठा लेके आए, करुणा लेके आए, दया होनी चाहिए और बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये सारी क्षमता जो है एजुकेशन के माध्यम से आनी चाहिए। एजुकेशन में इम्प्लाई कैसे कर सकते हैं इन मूल्यों को, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों में नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान का होना चाहिए। यानी उसके अंदर मोरल वैल्यूज होनी चाहिए और उसकी स्पिरिचुअलिटी डेवलप होनी चाहिए। देखो सारे पॉइंट्स में यही चीज घुमा घुमा के देखने के लिए मिल रही है कि इन्होंने बात किस पे की है, नैतिकता पे की है और आध्यात्मिकता पे की है। इनका मानना है कि भगवान ही सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी डेवलप होनी चाहिए। अगर हम शिक्षा उसे दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास उसका होना चाहिए। तो शिक्षक को नैतिक मूल्य और उच्च आदर्शों का आदर्श उदाहरण बनना चाहिए। भाई टीचर जो है उसे रोल मॉडल बनना चाहिए, उसे नैतिक मूल्य समझाने चाहिए बच्चों को और खुद भी अप्लाई करने चाहिए और उच्च आदर्शों का उदाहरण बनना चाहिए। क्योंकि छात्र क्या है, इमिटेट करते हैं टीचर्स को, अपने जो रोल मॉडल हैं। अगर किसी बच्चे को कोई टीचर पसंद आ रहा है तो उसका वो अनुकरण करता है और उन्हीं के दिखाए रास्ते पे वो चलते हैं और उन्हीं के माध्यम से सीखते हैं। तो नैतिक दर्शन, कला, धर्म और नैतिक शिक्षा जैसे विषय महत्वपूर्ण हैं। यानी इनका मानना है कि बच्चों को एजुकेशन कैसी दी जाए, उसे नैतिक दर्शन सिखाया जाए, कला सिखाया जाए, धर्म के बारे में सिखाया जाए और नैतिक शिक्षा जैसे विषय उन्हें पढ़ाए जाएं।
जिससे कि वो शाश्वत मूल्यों की सराहना कर सके, ऐसी वैल्यूज सीख सके जो चेंज ना हो। और चरित्र निर्माण जो है शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य माना गया है, यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और रियलिटी थी। अब नॉर्मल देख लेते हैं, एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ आइडियलिज्म, या एजुकेशन मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या एम थे एजुकेशन के। आइडियलिज्म अगर ओवरऑल देखा जाए, वो तो हमने एक तरीके से नॉलेज के आधार पे देख लिए कि नॉलेज के आधार पे एजुकेशन में हम कैसी चीजों को इम्प्लाई कर सकते हैं या एजुकेशन से हम क्या कर सकते हैं। वैल्यूज के आधार पे देख लिया, रियलिटी के आधार पे देख लिया। अगर अब ओवरऑल देखें तो ओवरऑल क्या एम थे तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम था सेल्फ रियलाइजेशन, यानी अब एक तरीके से सारे जो पूरा टॉपिक है उसका निचोड़ आ गया कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो आत्म साक्षात्कार होना चाहिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी आध्यात्मिक विकास बच्चे का होना चाहिए और उसका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी बच्चे की मदद करे स्पिरिचुअलिटी को समझने में, नेचर को समझने में, और उसे कनेक्ट कर सके सत्य से, शाश्वत सत्य, एटर्नल ट्रुथ के द्वारा। कैरेक्टर फॉर्मेशन एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, वर्च्यूज डाले उनके अंदर, मोरल इंटीग्रिटी डाले और डिसिप्लिन, यानी बच्चा क्या है अनुशासित भी हो और उसके अंदर नैतिक मूल्य भी होने चाहिए, तभी उसके चरित्र का विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, यानी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो रीजनिंग डेवलप करने पे जोर दे, क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दे, यानी बच्चे की जो आलोचनात्मक सोच है वो भी विकसित हो सके और वो जो यूनिवर्सल आइडियाज हैं उन पे रिफ्लेक्शन कर सके, उन्हें देख सके। और बच्चा जो है ज्ञान की खोज में रहे, सौंदर्य की खोज में रहे, अच्छाई की खोज में रहे। तो एजुकेशन बच्चे को इस तरीके से नर्चर करे कि वो एटर्नल वैल्यूज को सीख सके और परफेक्शन की तरफ जा सके। ठीक है, मेथड्स क्या थे इनके अकॉर्डिंग, जो आइडियलिज्म है इनके अकॉर्डिंग मेथड था सोक्रेटिक मेथड, यानी बच्चों को हमें डायलॉग और डिस्कशन के द्वारा पढ़ाना है। टीचिंग के अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए कि डायलॉग डिस्कशन हो, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछें, टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे की आलोचनात्मक सोच बढ़ती है। आलोचनात्मक सोच क्या होती है कि एक चीज को कई कई तरीके से सोचना, जिससे बच्चे क्या है सत्य की खोज कर सकते हैं, ट्रुथ डिस्कवर कर सकते हैं खुद से। टीचर एक्ट एज गाइड और फैसिलिटेटर, यानी इन्होंने माना कि टीचर का जो रोल है वो सुविधा दाता का होना चाहिए, गाइडर का होना चाहिए, मार्गदर्शक का होना चाहिए, जो बच्चों की गहरी समझ को विकसित कर सके और उनकी जो है थॉटफुल क्वेश्चनिंग है उसे डेवलप कर सके। लेक्चर एंड एक्सपोजिशन मेथड के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। जो हार्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी अमूर्त जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए, लेक्चर के द्वारा या एक्सपोजिशन के द्वारा। इमिटेशन और रोल मॉडलिंग मेथड इन्होंने बताया कि अनुकरण विधि से पढ़ाया जाए, बच्चे को मॉडलिंग तरीके से पढ़ाया जाए, यानी मोरल एग्जांपल्स हम उन्हें दे सकते हैं जिससे कि बच्चे इंस्पायर हो सके और उस रास्ते पे चल सकें। इंट्रोस्पेक्शन एंड कंटेम्पलेशन, यानी अंतर विधि के द्वारा इन्हें पढ़ाना चाहिए, अंतर्निहित विधि के द्वारा, यानी बच्चा खुद इंट्रोस्पेक्शन होता है, निहित कोई भी चीज को अपने आप में एक तरीके से रिफ्लेक्ट करना, मनन करना। तो हम जैसे कोई भी चीज एग्जाम टाइम में हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में ही सोच लेते हैं, हम मानो हेडिंग ही है, तो आप क्या इंट्रोस्पेक्शन यानी आप पढ़ के तो जा रहे हैं, फिर अपने दिमाग में उसे एक तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इससे बच्चे क्या होते हैं, एंगेज होते हैं और उनके अंदर इनर सेल्फ डेवलप होता है और वो सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। यूज ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, और बच्चों को साहित्य पढ़ाना चाहिए और कला का ज्ञान भी देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे उनकी इमेजिनेशन डेवलप होगी, क्रिएटिविटी डेवलप होगी उनकी, और एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी डेवलप होगी। ठीक है, अब है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या होता है, प्रकृतिवाद। हिंदी की तरफ चले। प्रकृतिवाद, तो यह एक प्रकार का दर्शन है, भाई नाम से ही पता चल रहा है नेचुरलिज्म का, ये किससे जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है। किससे, नेचर से जुड़ा हुआ है, यानी इस पूरे नेचुरलिज्म में आपको ये नेचर के इर्द गिर्द ही घूमता दिखेगा। ये सारी चीज जो रिलाई करती हैं इनकी प्रकृति पे करती है। इन्होंने हर चीज का आधार जो माना है वो प्रकृति को माना है। जैसे कि अभी जो हमने पीछे पढ़ा है, आइडियलिज्म ने क्या माना था, गॉड को माना था, स्पिरिचुअलिटी को माना था, उन्होंने अध्यात्म को सब कुछ माना। लेकिन नेचुरलिज्म ने नेचर को सब कुछ माना। क्या, नेचुरलिज्म ने नेचर को सब कुछ माना। ये क्या हो जाता है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं आती इरेजर। चलो नहीं आ रही तो
ये एक प्रकार का दर्शन है जिसके अनुसार प्रकृति ही परम सत्य है, यानी नेचुरलिज्म मानते हैं कि जो नेचर है वो ही अल्टीमेट ट्रूथ है, वो ही परम सत्य है, प्रकृति सब कुछ है, नेचर ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यानी जो भी कुछ है वो सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति के अलावा कुछ नहीं है। यह मानता है कि प्रकृति में सभी दार्शनिक समस्याओं के उत्तर निहित है, यानी नेचर के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं है, ना इसके पीछे कुछ है और ना ही इसके बाहर कुछ है, यानी सारी चीजें जो निहित हैं वो किसके अंदर हैं, नेचर के अंदर हैं, प्रकृति के अंदर हैं। तो प्रकृति को इन्होंने मेटीरियलिज्म भी कहा है। ठीक है, तो नेचुरलिज्म के अनुयायी कौन थे, यानी प्रोपाउंडर एक तरीके से, इसके पिता जो थे वो रूसियो थे। ठीक है, अन्य जो इनके अनुयायी थे यानी जो इनके साथ और जुड़े हुए थे, अरस्तु थे, कॉम्टे थे, टैगोर, बेको, डार्विन, हेक्सले और स्पेंसर। तो प्रकृतिवाद क्या है, एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो प्रकृति और प्राकृतिक नियमों को महत्व को प्राथमिकता देता है, यानी जो नेचुरलिज्म है वो नेचर को ही मानते हैं और जो नेचुरल लॉज हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, उन्हें ही मानते हैं। तो इस दृष्टिकोण से दुनिया और मानवता को अवलोकनीय भौतिक प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है। ठीक है, आदर्शवाद या अध्यात्मवाद के विपरीत, यानी इन्होंने आइडियलिज्म को अपोज किया था। आइडियलिज्म किसे मान रहे थे, भगवान को मान रहे थे, और ये किसे मान रहे हैं, ये नेचर को मान रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, आदर्शवाद को अपोज किया था, यानी उनके विपरीत थे। प्रकृतिवाद भौतिक दुनिया और वास्तविकता को समझने में इंद्रियों और अनुभव की भूमिका पर केंद्रित करता है, यानी जो अभी हमने पीछे पढ़ा था आइडियलिज्म, वो मान रहे थे कि जो सेंसेस से हम ज्ञान लेते हैं वो एक्चुअल नहीं होता, वो परम सत्य नहीं है। लेकिन नेचुरलिज्म जो अब पढ़ रहे हैं, प्रकृतिवाद है, ये क्या मानता है कि इंद्रियों से जो ज्ञान लिया है, जो अनुभव लिया है, वो ही सब कुछ है, वो ही क्या है, वो वास्तविकता है, वो रियलिटी है। तो इस दर्शन की शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, विशेष रूप से ज्ञान, वास्तविकता, मूल्य और शिक्षण विधियों के संदर्भ में। प्राकृतिक दार्शनिक दृष्टिकोण में मेटाफिजिक्स वही सेम जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, नॉलेज पढ़ेंगे, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ेंगे, एक्सियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी वैल्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मेटाफिजिक्स क्या है, रियलिटी। मेटाफिजिक्स किससे डील करती है, रियलिटी से, वास्तविकता से। तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग नेचर क्या है, वो ही अल्टीमेट रियलिटी। आपको इसमें पूरे में नेचर ही मिलेगा कि इसकी अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो परम सत्य है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता, वो क्या है, नेचर है। तो हर चीज नेचर से मिलती है और नेचर से ही निकलती है, बिकम्स वन विद इट, यानी इसके द्वारा ही बनाई जाती है, ना इससे आगे कुछ है, ना इससे पीछे कुछ है, ना इसके अलावा कुछ है। तो देखो लिखा हुआ है, देयर इज बियॉन्ड नथिंग बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर, यानी ना तो इसके प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं है, ना इसके पीछे कुछ और ना ही इससे बाहर कुछ है। तो एक तरीके का स्लोगन जो है, नारा है कि रिटर्न टू नेचर, यानी नेचर में वापस लेट आओ, वापस आ जाओ, एंड ब्रेक द चेन ऑफ सोसाइटी, और जो समाज की चेन बनी हुई है इसको तोड़ दो। तो नेचुरलिज्म कंसीडर करते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो रियल वर्ल्ड है। मटेरियल वर्ल्ड यानी जिसमें हम रह रहे हैं, भौतिक जगत एक तरीके से, तो ये ही सच है। तो लॉज ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल एंड एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय देम, यानी इनका मानना था जो प्रकृति के नियम बनाए गए हैं वो अनचेंजेबल हैं, वो अपरिवर्तनीय हैं, वो बदल नहीं सकते, और पूरा जितना भी यूनिवर्स है, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो इसमें निहित है। एक सेकंड रुकेंगे। प्रकृति के अलावा कुछ, यहाँ तो हो गया। इसके नारे हैं, प्रकृति की ओर लौटो और समाज की बेड़ियां तोड़ो। तो प्रकृतिवाद भौतिक दुनिया को वास्तविक दुनिया मानते हैं, यानी मटेरियल, ये हमने पढ़ लिया है। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय है और संपूर्ण ब्रह्मांड इनसे शासित है। वे भगवान, आत्मा और दिव्य आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, यानी ना तो इन्होंने गॉड को माना है और ना ही इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को माना है। ठीक है, इन्होंने ना स्पिरिचुअलिटी को माना है, ना गॉड को माना है। जो पिछले में हमने पढ़ा है, जो आइडियलिज्म अभी हम पढ़ के आए हैं, उसमें क्या था, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को माना था। आइडियलिज्म में देखो क्या था कि इन्होंने माना था कि ब्रह्मांड जो है भगवान ने बनाया है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है सुपीरियर है। ठीक है, बस ये एक तरीके से बेस है। अगर ये एक दो पॉइंट आपको याद रह जाते हैं तो सारे, ये मान लो पूरा टॉपिक क्लियर है।
एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? अब नॉलेज पढ़ लेते हैं कि नेचुरलिज्म क्या मानते हैं कि हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है। तो नेचुरलिज्म मानते हैं कि हमें ज्ञान जो है वो इंद्रियों द्वारा मिलता है, सेंसेस के द्वारा मिलता है, यानी जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो ही हमारे ज्ञान के द्वार हैं, उन्हीं से हमें ज्ञान मिलता है, उन्हीं से हमें नॉलेज मिलती है। ऑल द ट्रूथ कैन बी नोन थ्रू सेंसेस, यानी जो भी सच्चाई है वो हमें अपनी आंखों से देखने के लिए मिलेगी, कानों से सुनने के लिए मिलेगी। नेचुरलिज्म का मानना था कि डायरेक्ट नॉलेज ऑफ नेचर, यानी नेचुरलिज्म बिलीव किस में करते थे कि जो नॉलेज है वो डायरेक्ट नेचर से हमें मिल रही है। ये बुकिश नॉलेज के अपोजिशन में थे, यानी जो किताबी ज्ञान है उसका विरोध करते थे। तो नेचुरलिज्म ना तो स्पिरिचुअल नॉलेज को मानते थे ना बुकिश नॉलेज को मानते थे। ठीक है, एक्सियोलॉजी पढ़ते हैं। एक्सियोलॉजी क्या है? यानी वैल्यूज से जो डील करते हैं। तो इट डील्स विद वैल्यूज अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म देयर इज नो एब्सोल्यूट एक्सटर्नल एंड अल्टीमेट वैल्यूज, यानी ये मूल्यों से संबंधित है। प्रकृतिवाद के अनुसार कोई भी निराकार, बाहरी और अंतिम मूल्य नहीं होते। जितने भी मूल्य होते हैं वो नेचर से जुड़े होते हैं। तो इन्होंने स्पिरिचुअल वैल्यूज को नकारा, यानी जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उसमें इन्होंने विश्वास नहीं रखा, ये उसमें विश्वास नहीं करते। टू फील द वैल्यूज ऑफ नेचर वन हैज टू लिव इन हार्मोनी विद नेचर, यानी अगर हमें प्रकृति के मूल्यों को महसूस करने के लिए व्यक्ति को प्रकृति के साथ क्या करना होगा? सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। अब कश्मीर जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, या कहीं भी हम जा रहे हैं, हरियाली देखने जा रहे हैं, तो हम वहाँ नेचर को फील करने तो जाते हैं, है ना। तो स्लोगन जो था नेचुरलिज्म का कि टू फॉलो नेचर, यानी प्रकृति का अनुसरण करें। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषता क्या है नेचुरलिज्म की? सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं वो ही हमारे ज्ञान का द्वार हैं। मटेरियल वर्ल्ड जो है वो रियल वर्ल्ड है। मटेरियल वर्ल्ड यानी जिस भौतिक जगत में हम रहते हैं वो ही रियल है। सुपर नेचुरलिज्म इज डिनाइड बाय नेचुरलिज्म, यानी इन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी है या सुपर नेचुरलिज्म है उसे इन्होंने नकारा है, यानी जो आत्मा है, परमात्मा है, उसे इन्होंने नकारा है। लॉज ऑफ नेचर जो है इनका मानना था जो नेचर के नियम हैं, जो प्रकृति के नियम हैं वो अनचेंजेबल हैं, वो बदलेंगे नहीं। साइंस रिवील द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, यानी कुछ जो मिस्ट्रीज हैं वो साइंस ने भी रिवील करी है नेचर की। यानी प्रकृति को वैसे साइंस मानता नहीं है, लेकिन प्रकृति के आगे साइंस भी फेल है। जैसे कि कोई बीमार हो और उसे डॉक्टर जो है वो मृत घोषित करते हैं, या फिर ये बोल दें कि ये 10 दिन जिएगा, 2 दिन जिएगा, लेकिन अगर हम प्रेयर करें, नेचर से उसे जोड़ें, तो नेचर में इतनी जान होती है नेचर में कि वो बंदा ज़्यादा टाइम तक जी सकता है अगर हम उसे अच्छे नेचर में रखें। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर, सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, वही सेम जो हम पढ़ के आए हैं कि सेंसेस जो है प्राइमरी मीन्स होते हैं जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं वर्ल्ड के बारे में। मटेरियल वर्ल्ड जो है वो रियल वर्ल्ड है। सुपर नेचुरलिज्म इन्होंने डिनाई किया है कि नेचुरलिज्म सुपर नेचुरल फोर्सेस को एक्सेप्ट इन्होंने नहीं किया, इनका फोकस सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड पे था और उनके नियम पे था। लॉज ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल, यानी जो लॉज दिए गए हैं नेचर के, जो नियम हैं वो कॉन्स्टेंट हैं, यानी बदलेंगे नहीं, यूनिवर्सल हैं, अनचेंजिंग है और अप्लाइंग यूनिफॉर्मली अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, यानी जैसे जैसे टाइम समय बढ़ता जा रहा है, ये टाइम है उस तरीके से वो अप्लाई होते जा रहे हैं। साइंस रिवील द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, यानी साइंस भी मानता है कि की टू अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग द नेचुरल वर्ल्ड, अनकवरिंग द हिडन ट्रूथ एंड मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म पूछ लेता है, प्रिंसिपल आपको ध्यान में रख के चलने हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो नेचुरलिज्म मानता है कि बच्चे को केंद्र में रखना चाहिए, बच्चे को बीच में रखना चाहिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो चाइल्ड इज द फोरफ्रंट एंड ऑल अदर थिंग्स सच एज टीचर, करिकुलम, बुक्स आर इन द बैकग्राउंड, यानी सारी चीजें दूर होनी चाहिए, बच्चा केंद्र में होना चाहिए। बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए। फ्रीडम क्या मिलनी चाहिए कि वो नेचर से जुड़ सके। तो बच्चे को क्या है, फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसे फुल फ्रीडम दी जाए ताकि वो उसका जो विकास है वो नेचर से जुड़ के हो सके, वो अपनी गलतियों से खुद सीख सके। तो इस चीज पे जोर दिया गया कि इस तरीके की एजुकेशन उसे दी जाए ताकि उसकी सेंसेस डेवलप हो सके, उसकी जो इंद्रियां हैं उनकी ट्रेनिंग हो सके। इंस्टिंक्ट एज बेसिस फॉर एजुकेशन, यानी नेचुरलिस्ट बिलीव दैट थ्रू एजुकेशन चाइल्ड एनिमल बिहेवियर शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ह्यूमन बिहेवियर, यानी ये मानते हैं कि एजुकेशन, अगर जो बच्चा होता है अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है या वो गलत व्यवहार कर रहा है तो वो भी अच्छे व्यवहार में बदल सकता है, ऐसा नेचुरलिस्ट मानते हैं।
चाइल्ड्स हैप्पीनेस यानी प्रायोरिटी जो देनी चाहिए, हमें प्राथमिकता देनी चाहिए बच्चे की खुशी को इन द होल एजुकेशन प्रोसेस। नेगेटिव एजुकेशन जो है कंसिस्ट नॉट इन टीचिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्च्यू बट इन द गाइडिंग द हार्ट अगेंस्ट वाइज एंड माइंड अगेंस्ट एरर, इट इज अगेंस्ट बुकिश नॉलेज एंड वर्बलिज्म। यानी ये जो नेगेटिव एजुकेशन थी ये बुक के अपोज थी, यानी बुकिश नॉलेज के विरोध में थी, वर्बलिज्म थी। ये इनका मानना था कि नेचर से हमें बच्चे को जोड़ना चाहिए, ठीक है, यानी सद्गुण के सिद्धांतों को सिखाने में नहीं बल्कि हृदय का दोष से और मस्तिष्क की भ्रांति से बचाने में है। यानी सद्गुण के सिद्धांतों को सिखाने में नहीं, सद्गुण जो है हमें ऐसा नहीं है कि हम बुकिश नॉलेज उसे पढ़ाया जाए, उसे बुकिश नॉलेज ना पढ़ा के उसे क्या करना चाहिए, हृदय को दोष से और मस्तिष्क को भ्रांति से बचाना चाहिए। यानी जो हम भ्रांतियां पाल लेते हैं, अपने दिमाग में चीजें क्रिएट कर लेते हैं या कोई भी स्टीरियोटिपिकल चीजें अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, उन चीजों से बचाना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने नेगेटिव एजुकेशन दी। नेचुरलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन, इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या एम था, सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जहां बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सके, अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस। तो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर एजुकेशन का उद्देश्य होना चाहिए कि अचीविंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चा अगर आज के टाइम में जी रहा है तो भी खुश हो, आगे के टाइम में भी वो खुश ही रहे। इस तरीके की शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी डार्विन जो है वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पे बात करते हैं कि एजुकेशन मस्ट ट्रेन द इंडिविजुअल टू सक्सेसफुली फॉर हिज ओन सर्वाइवल, यानी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि बच्चा सर्वाइव कर सके, अपनी सर्वाइवल पूरी कर सके सक्सेसफुली। सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी खुद की रक्षा कर सके। इकोनॉमिक एफिशिएंसी यानी जो इकोनॉमिक नीड है वो भी उसकी फुलफिल हो सके एजुकेशन के माध्यम से। Sublimation of instinct, education should aim the redirection and sublimation of child instinct, इंडिविजुअली वो डेवलप हो सके, एडजस्ट कर सके सराउंडिंग के साथ, और जो बचा हुआ टाइम है उसे वो यूटिलाइज कर सके। और एजुकेशन नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो बच्चे को नेचर के साथ जोड़ सके, ठीक है। बस ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना। नेचुरलिज्म और करिकुलम, करिकुलम इनके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, करिकुलम बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो बच्चे को इंटरेस्ट है जिस चीज में वही हमें पढ़ाना है। और करिकुलम ज्यादा जो फोकस होना चाहिए करिकुलम का प्रेजेंट लाइफ पे होना चाहिए, बट स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस शुड बी गिवन ड्यू इंपोर्टेंस इन द करिकुलम, यानी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो भी उन्हें बताए जाने चाहिए। करिकुलम में एक्टिविटीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, गतिविधियां ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि वो खुद को भी बचा सके और खुद को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। करिकुलम को इन्होंने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया कि पहला जो है अर्ली स्टेज में बच्चे की सेंसेस ट्रेंड होनी चाहिए, ताकि क्योंकि सेंसेस के द्वारा ही नॉलेज ली जाती है। दूसरी स्टेज में इन्होंने माना कि उसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, जैसे फिजिकल साइंस है, लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, मैनुअल वर्क है, ट्रेड, मोरल एजुकेशन है। नेचुरलिज्म एंड टीचिंग मेथड, यानी पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, तो बच्चे को क्या है खेल खेल में सिखाएं कि वो करके सीखे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले। डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ अपने हाथों से करके देखते हैं तो हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। तो इनका मानना था कि एजुकेशन में ये तरीका होना चाहिए कि बच्चा जो है अनुभव के माध्यम से सीख सके, खुद करके सीख सके, सेंसेस के माध्यम से सीख सके, प्लेवे मेथड से सीख सके, एक्टिविटी गतिविधि करके सीख सके, और बच्चे को पूरी फ्रीडम देनी है कि वो नेचर के साथ जुड़ सके, अवलोकन करके सीखे, मोंटेसरी किंडरगार्टन मेथड के द्वारा सीखे, खेल खेल में सेल्फ एफर्ट्स लगाए, और को एजुकेशन हो यानी चीजों को कंबाइन करके जोड़ के इंटर रिलेट करके सीखे। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन इन्होंने फुल फ्रीडम देने के लिए बात की है कि बच्चे को क्या है पूरी आजादी हमें देनी है। Nature by itself is a teacher that gives lesson of discipline to man. If a child make a mistake, he will get punishment from nature itself. यानी इन्होंने माना है कि बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, लेकिन मार पिटाई की बात इन्होंने कहीं नहीं की है कि उसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखो। अगर वो कोई भी गलती कर रहा है तो नेचर अपने आप उसे क्या कर देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी। कोई भी फिजिकल पनिशमेंट इन्होंने देने के लिए बिल्कुल मना किया है, फुल फ्रीडम दी है, फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। टीचर जो होना चाहिए, टीचर एक प्रोटेक्टर की तरह काम करे, स्टेज सेटर की तरह काम करे, एक सुविधादाता की तरह, मार्गदर्शक की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह काम करे, एक गार्डनर की तरह काम करे। जैसे गार्डन में माली होता है, इसी तरीके से बच्चों के ऊपर एक गार्डनर की तरह रहे वो।
स्कूल जो होना चाहिए वो बिल्कुल कंप्लीटली फ्री और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सॉरी, एनवायरनमेंट जो है स्कूल का एनवायरनमेंट वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नेचर की गोद में होना चाहिए बिल्कुल, यानी नेचर से जुड़ा हुआ। कोई भी फिक्स टाइम टेबल या रिजिड टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, एग्जाम का फाउंडेशन नहीं होना चाहिए, नो प्रिविजन फॉर पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए स्कूल के अंदर, फ्री और नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। कंट्रीब्यूशन क्या है, इनके योगदान क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे इन्होंने फोकस किया है, प्रोग्रेसिव मेथड्स पे इन्होंने फोकस किया है, बच्चे की फ्रीडम पे बात की है इन्होंने, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम यानी जहां बच्चा लर्निंग बाय डूइंग या करके सीख सके, ब्रॉड बेस्ड करिकुलम पे इन्होंने फोकस किया है, साइंटिफिक स्टडी पे, इंस्टिंक्ट इंपल्सेस एंड इमोशंस शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब प्रेगमेटिज्म पढ़ लेते हैं। प्रेगमेटिज्म क्या है, प्रेगमेटिज्म फोकस करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, यानी चीजों को अप्लाई करने पे, आइडियाज पे, कि हम हर चीज को करके देख रहे हैं या प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। तो हिंदी में ही पढ़ते हैं, है ना। व्यवहारवाद क्या है, एक दर्शन का स्कूल है जो विचारों के व्यवहारिक आप इस जो व्यवहारवाद के अंदर पढ़ेंगे, देखो नाम ही है व्यवहारवाद यानी प्रेगमेटिव, वैसे तो प्रेगमेटिज्म है लेकिन व्यवहारवाद यानी इन्होंने व्यवहार पे ही बात की है, व्यवहार को अनुप्रयोग करना, व्यवहार को अप्लाई करना, व्यवहार से सीखना, ये सारी चीजें, यानी जिस जीवन में हम रह रहे हैं। तो व्यवहारिक अनुप्रयोग और क्रियाओं के परिणाम पर बल देता है। इनका मानना है कि विचारों का सत्य उनके व्यवहारिक परिणामों के माध्यम से परखा जाता है। यह दर्शन किस चीज पे विचार करता है, विचार और क्रिया के बीच संबंध पर केंद्रित है, विचारों का समस्या हल करने के उपकरण के रूप में देखता है। व्यवहारवाद इस विश्वास पर आधारित है कि ज्ञान, वास्तविकता और मूल्य मानव अनुभव और पर्यावरण द्वारा आकारित होते हैं। यानी इनका पूरा फोकस किस चीज पे था कि जो हमारी नॉलेज है, जो रियलिटी है, जो हमारी वैल्यूज हैं, वो कैसे बनते हैं, हमारे खुद के एक्सपीरियंस से बनते हैं। जब हम खुद चीज़ों को अप्लाई करके देखते हैं, हमारे खुद के एक्सपीरियंस से बनते हैं। आप 10 लोगों को खड़े कर लीजिए, उनके जीवन का अनुभव कुछ और ही होगा, है ना। तो इनका मानना था कि ज्ञान, वास्तविकता और मूल्य जो हैं वो मानव अनुभव और जो हमारा एनवायरमेंट है उसके द्वारा आकारित होते हैं। तो व्यवहारवाद से जुड़े प्रमुख दर्शन शास्त्री कौन थे, सैंडल्स, पियर्सर, विलियम जेम्स और जॉन डुई। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग ज्ञान का सिद्धांत क्या है कि व्यवहारवाद में ज्ञान को एक गतिशील तत्व के रूप में देखा गया है, जिसे मानव अनुभव और पर्यावरण सिद्धांतों के साथ, पर्यावरण के साथ संबंधों द्वारा आकारित किया जाता है। यानी ज्ञान क्या है इनके अकॉर्डिंग, भाई हमारा ज्ञान है, आज जो ज्ञान है वो आज है लेकिन कल नहीं रहेगा, कल वो अपडेट हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो वो किस चीज से आ रहा है, हमारे एक्सपीरियंसेस से आ रहा है, हमारे एनवायरनमेंट से आ रहा है। ये स्थिर नहीं होता। देखो इन्होंने कहा है कि ये क्या है, स्टेबल नहीं है, चेंज होता रहेगा, बल्कि समस्या हल करने और व्यवहारिक प्रयोग के माध्यम से विकसित होता है। जैसे जैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारी एज बढ़ेगी, चीजें हमारे लिए टिपिकल भी हो सकती हैं, इजी भी हो सकती हैं, तो उन समस्याओं को हम हल करते चले जाएंगे और जैसे जैसे हमें अनुभव होता चला जाएगा, हमारी जो सोच है, हमारा जो ज्ञान है वो बदलता चला जाएगा। तो ज्ञान को इन्होंने क्या बोला है, चेंजेबल बोला है, गतिशील तत्व माना है। ज्ञान केवल एक अमूर्त विचार है, बल्कि यह वास्तविक दुनिया के अनुभव से जुड़ा है, मतलब वही जो हमारा सांसारिक ज्ञान है उससे जुड़ा हुआ है। तो विचार का सत्य इसके व्यवहारिक परिणामों और वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता से निर्धारित है। यानी इनका मानना था कि जो ज्ञान है वो हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, हमारे व्यवहारिक परिणामों पर निर्भर करता है, जो हमारी लाइफ प्रॉब्लम्स है या हमारी जो रियल लाइफ है उसमें जो समस्या आ रही है उसकी क्षमता पर निर्धारित करता है कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं और उस किस तरीके से हमारे ज्ञान का डेवलपमेंट होता जा रहा है। जैसा हमारा आज जो नॉलेज हमें आज है, 10 साल बाद ये वाली नॉलेज हमें नहीं रहेगी, ये अपडेट भी हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, ऐड हो सकती है और भी ज़्यादा हो सकती है। तो सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है, अनुभव पे, एक्सपीरियंस पे, हमारे प्रयोग पे। तो ज्ञान अनुभव, प्रयोग और दुनिया के संपर्क से आता है। लोगों से हम सीखते हैं, खुद से हम सीखते हैं और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से सीखते हैं, है ना। जैसे कि आपने बहुत सारे थॉट सुने होंगे कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो ज़्यादा सीख पाते हैं, है ना, उन्हें ज़्यादा अनुभव होता है। कोई किसी को फेलियर ज़्यादा मिला हो तो उसके जीवन में अनुभव ज़्यादा होंगे, है ना। तो व्यवहारवाद मानता है कि ज्ञान निराकार या स्थिर नहीं होता, मतलब स्टेबल नहीं है, चेंज होता रहेगा, बल्कि ये नए अनुभव और परिणामों के आधार पर बदलता रहता है। वही सेम चीज़ है कि जैसे जैसे हमें लाइफ में चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलेंगी, एक्सपीरियंसेस होंगे, हमारी जो नॉलेज है वो चेंज होती जाएगी।
शिक्षा से संबंधित क्या प्रभाव है? शिक्षा को अन्वेषण और प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए, यानी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा अन्वेषण कर सके, देख सके, एक्सप्लोर कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। तो इन्होंने माना है, यानी नॉलेज के अकॉर्डिंग इस शिक्षा से कैसे संबंधित है नॉलेज, प्रैग्मेटिज्म की, कि भाई एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा एक्सप्लोर कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में संलग्न होना चाहिए, ना कि केवल अमूर्त विचारों को। यानी ऐसी एजुकेशन हमें बच्चे को देनी है कि उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो उन्हें सोल्व कर सके, ना कि सिर्फ बस ये है कि रट्टा मार लिया, क्वेश्चन याद कर लिए, फॉर्मूलेज याद कर लिए, टेबल याद कर ली, सेंटेंस याद कर लिए, कोई भी मतलब बस याद करने पे नहीं रहना चाहिए, है ना। शिक्षकों को छात्रों की आलोचनात्मक सोच के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी टीचर्स को कहना चाहिए कि बच्चे अलग अलग तरीके से सोच सके, यानी क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो सके, जहां वो विचारों के माध्यम से ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से सीख सकते हैं, परख सकते हैं। तत्वमीमांसा यानी वास्तविकता का अभाव। तो वास्तविकता क्या है? यानी रियलिटी। वास्तविकता का स्वभाव। व्यवहारवाद यह सुझाव देता है कि वास्तविकता कुछ स्थिर या मानव अनुभव से स्वतंत्र नहीं होती, यानी जो रियलिटी है वो ऐसा थोड़ी है कि हमारे अनुभव, हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है वो हमें तो पता है ना। तो इसके बजाय वास्तविकता लगातार बदलती रहती है। आज जो चीज हमारे साथ हो रही है कल थोड़ी ना होगी। तो ये क्या है, जो रियलिटी है ये चेंज होती रहती है। जिस तरीके से नॉलेज है, मतलब इनका जो फोकस था प्रैग्मेटिज्म का, वो सारा इसी चीज पे मिलेगा। यानी प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है कि चीजें कोई भी फिक्स नहीं है, चेंज होती चली जाएंगी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा। अब उन चीजों में क्या हो सकता है, हमारी नॉलेज भी हो सकती है, नॉलेज है वो भी बदलेगी। जो आज सच है वो कल सच नहीं रहेगा, यानी जो रियलिटी है वो भी बदलेगी। जो वैल्यूज हैं, आज जो हमारी वैल्यूज हैं, क्या पता कल और ऐड ऑन हो जाए तो वो भी बदलेंगी। यानी इन्होंने सारे जो चीज है, सारा जो झुकाव है इनका, वो बदलने पे ही है। यानी हमारा जीवन जो है एक तरीके से बदलाव से ही बना हुआ है। तो इनका मानना है कि जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो लगातार बदलती रहती है। ये मानवों के साथ उनके अनुभव और संबंधों से आकारित होती है। यानी जो हमारे रिलेशन है, जो हमारे एक्सपीरियंस है, उनके बेस पे बनती है और उसी के बेस पे बदलती रहती है। तो व्यवहारवाद मानता है, यानी प्रैग्मेटिज्म मानते हैं कि दुनिया अनुभव और घटनाओं का एक संग्रह है, कि जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस होते रहते हैं चीजें चेंज होती रहती हैं और उसी चीज का एक संग्रह है ये पूरा। वास्तविकता को व्यवहारिक परिणामों के माध्यम से समझा जाता है। वास्तविकता एक प्रक्रिया के रूप में कैसे है, तो वास्तविकता को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो निरंतर बदलती रहती है। देखो सारी चीज वही घुमा फिरा के मिलेंगे, मतलब ओवरऑल सेंस यही निकलता है कि सारी चीजें बदलती रहेंगी। भाई कोई भी चीज फिक्स नहीं रहेगी। जैसे हम आज हैं, हम भी ऐसे नहीं रहेंगे। जो ज्ञान हमें आज है वो ज्ञान हमारा ऐसा नहीं रहेगा। जो वास्तविकता है, जो हमारी रियलिटी आज, वो रियलिटी आगे नहीं रहेगी। जो हमारे वैल्यूज हैं आज, जो वैल्यूज हैं कल वो वैल्यूज नहीं रहेंगे, मे बी बढ़ जाएं, कम भी हो सकते हैं, है ना। विचार और विश्वास उनके व्यवहारिक परिणामों और वास्तविक जीवन की स्थितियों में कैसे काम करते हैं, इसके आधार पर मूल्यांकित होते हैं। यानी जो वैल्यूज हैं हमारे रियल लाइफ में किस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे वैल्यूज, मेरी रियलिटी अलग है, आपकी रियलिटी अलग है, मेरी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है। तो इसी के आधार पे हमारा इवैल्यूएशन होता है हमारी रियलिटी का। तो व्यवहारवाद स्थिर या निराकार वास्तविकताओं को अस्वीकार करता है, उन्हें व्याख्या और परिवर्तन के अधीन मानता है। यानी ये मानता है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, वो टाइम के साथ क्या है, परिवर्तन उसमें आ जाएगा। शिक्षा से कैसे संबंधित है कि कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, तो शिक्षा को स्थिर और अपरिवर्तनीय ज्ञान पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। यानी हमें बच्चों को ऐसी एजुकेशन नहीं देनी चाहिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए कि ये सारी चीजें क्या स्थिर हैं, ये सारी चीजें कोई भी चेंज नहीं होंगी। तो ऐसी एजुकेशन नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें ये सिखाना चाहिए कि चीजें क्या हैं, चीजें चेंज होती रहती हैं। उन्हें निरंतर सीखने और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी उन्हें सिखाना चाहिए कि आज जो चीज है वो आगे नहीं रहेगी, तो उन्हें एडेप्टेशन हमें सिखानी चाहिए कि जैसी भी समस्या आए, जैसे भी माहौल में तुम्हें रखा जाए, जो भी चीजें तुम्हें मिले, तुम्हें अपने आप को उस सिचुएशन में अनुकूल बनाना है। तो ऐसा उनका ध्यान हमें केंद्रित करना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों की दुनिया को एक गतिशील बदलती प्रक्रिया के रूप में समझा रहे, उन्हें इसे अनुकूल करने के कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वही सेम चीज है कि बच्चों को इस तरीके की एजुकेशन देनी चाहिए कि कोई भी चीज जो है वो स्थिर नहीं है, सारी चीजें क्या है, दुनिया गतिशील है, बदल रही है, तो सारी प्रक्रिया भी, चीजें भी चेंज होती रहेंगी।
पाठ्यक्रम को छात्रों को दुनिया से जोड़ने और उनके अनुभव से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी हमें बच्चों को एक्सपीरियंसेस के द्वारा सिखाना चाहिए, अनुभव के द्वारा सिखाना चाहिए, या फिर बच्चों को खुद से कराएं कि वो खुद से अनुभव करके सीखें। अब आ गया है मूल्य मीमांसा यानी मूल्य सिद्धांत। तो मूल्यों का स्वभाव यानी व्यवहारवाद मानता है कि मूल्य निराकार नहीं होते बल्कि उन्हें व्यवहारिक परिणामों द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, वो हमारे एक्सपीरियंस पे आधारित होते हैं, वो हमारे रिजल्ट पे आधारित होते हैं। हमें मूल्य भाई घर में तो सबके सिखाए जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, पैर छूने चाहिए, पैर दबाने चाहिए, या कोई भी इस तरीके के, या किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, मूल्य सबको सिखाए जाते हैं। लेकिन ये क्या है, जैसे जैसे हमें लाइफ में अनुभव होता जाता है हम चीजें और सीखते जाते हैं। तो किसी विचार या क्रिया का मूल्य इसके उपयोगिता से परखा जाता है, जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करने और कल्याण को बढ़ाने में मदद करता है। जो मूल्य हैं ये इसीलिए तो हमारे अंदर डाले जाते हैं, चाहे वो कल्याण हमारे परिवार का हो रहा हो, चाहे हमारे समाज का हो रहा हो, चाहे दुनिया का हो रहा हो। तो नैतिक और मूल्य आधारित सिद्धांत गतिशील होते हैं, जो समाज के बदलने और मानवों के अनुभव के साथ विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएंगे उसी तरीके से चीजें बदलती भी जाएंगी और हम गेन भी करते जाते हैं। तो व्यवहारवाद नैतिकता को एक ऐसा क्षेत्र मानता है जो मानव अनुभव से जुड़ा हो, यानी हमारे एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। तो नैतिक निर्णय उनके परिणामों और मानव जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाने की क्षमता पर आधारित होते हैं। अगर हमारे अंदर अच्छी वैल्यूज होती है तो हमारा जीवन अच्छे रास्ते पे चल जाता है। तो व्यवहारवाद समस्या हल करने, रचनात्मकता और नैतिक सिद्धांतों के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर बल देता है, यानी इनका मानना क्या है कि हमें किन चीज़ों पर एक्सपीरियंस करना चाहिए, कि हमें नई चीज़ें करके देखना चाहिए, अपनी समस्याओं को हल करना चाहिए, दूसरों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने नैतिक सिद्धांतों को अपने यूज में लाना चाहिए। शिक्षा से कैसे संबंधित है कि शिक्षक को छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों के आधार पर नैतिक निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर विकसित करनी चाहिए कि वो कोई भी मोरल डिसीजन ले सकें। नैतिक शिक्षा को अमूर्त सिद्धांतों की बजाय क्या करना चाहिए, व्यवहारिक अनुभव से जोड़ना चाहिए। ठीक है, आलोचनात्मक रूप से यानी उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए ताकि वो अलग अलग तरीके से सोच सकें, समस्याओं का समाधान कर सकें और समाज में अपना योगदान दे सकें। अब ओवरऑल अगर देखा जाए, अब सबका निचोड़ा जाएगा कि ओवरऑल एम क्या है प्रैग्मेटिज्म के। तो ओवरऑल एम क्या है, व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना चाहिए और क्या है, अपने उसी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट करना चाहिए। इसी तरीके से चीज़ें बदलती जाएंगी जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता जाता है। इसी तरीके से हम अपनी समस्याओं को सोल्व करते चले जाते हैं और चीज़ें सीखते चले जाते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो मूल्य हो, चाहे वो रियलिटी हो। समस्या समाधान यानी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को उसके जीवन में जो भी समस्या आ रही है उन समस्याओं को सोल्व कर सके, सुलझा सके। तो इस तरीके की शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए, यानी शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि समस्या समाधान कौशल बच्चे के अंदर विकसित हो जाए। आलोचनात्मक सोच का विकास हो, यानी वो अलग अलग तरीके से सोच सके। व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, यानी हर बच्चे का विकास होना चाहिए और उसके अंदर अनुकूलन क्षमता डेवलप होना चाहिए कि एडेप्टेशन आना चाहिए उसके अंदर, कि वो अगर किसी एनवायरनमेंट में जा रहा है, किसी के साथ हो, वो चीज़ों को एडेप्ट कर ले। मेथड्स कौन से होने चाहिए कि हम उसे अनुभव आधारित मेथड्स यूज करें, एक्सपीरियंशियल बेस्ड मेथड से पढ़ाएं कि वो करके सीखे। अनुभव आधारित मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा सकते हैं, फील्ड ट्रिप उसे करा सकते हैं और भी बहुत सारे मेथड इस तरीके के यूज कर सकते हैं जिसमें बच्चा खुद करके सीखता है। अंतर विषयक दृष्टिकोण उसका हम डेवलप कर सकते हैं, प्रत्येक दिन की जिंदगी से जुड़ाव उसका हम रख सकते हैं। ठीक है, शिक्षण विधियां यानी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाएंगे, सहयोगी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, सारे मिलके सीखेंगे टीम में। क्वेश्चन आंसर मेथड यूज करेंगे, चर्चा और बहस यानी डिस्कशन। अब है एग्जिस्टेंशियलिज्म इन फिलॉसफी। एक सेकंड, एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद। थोड़ा सा पानी पी लूं। अस्तित्ववाद क्या है? अस्तित्ववाद एक दार्शनिक आंदोलन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चुनाव और अस्तित्व पर जोर देता है। यानी ये एक तरीके से जो आज के टाइम में चल रहा है उन चीजों पे इसका फोकस है। किस चीज पे? फ्रीडम पे इन्होंने बहुत जोर दिया है कि स्वतंत्रता देनी चाहिए, हम खुद के
वैल्यूज खुद सेट कर सके, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर सके, क्योंकि जितने इंसान हैं उन सबका मानना, उन सबका अनुभव, उन सबकी जिम्मेदारी, उन सबकी समस्याएं सबकी अपनी अपनी होती हैं। तो अस्तित्ववाद क्या है? एक दार्शनिक आंदोलन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चुनाव और अस्तित्व पर जोर देते हैं। यह मानव अनुभव, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और एक अन्यथा निरर्थक या यहाँ तक कि असंगत ब्रह्मांड में अर्थ बनाने पर केंद्रित है। ठीक है, अस्तित्ववाद विशेष रूप से मानव अनुभव की विषयगत प्रकृति और व्यक्तिगत चयन और जिम्मेदारी की भूमिका पर विचार करते हैं, यानी हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस पे बात करते हैं। ठीक है, जैसे आज के टाइम में क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ना तो हम समाज के दबाव में रहें, और अगर अगले 20 साल में 10 साल में सोचें तो ना घरकों के दबाव में रहेंगे, किसी का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, हम टोटली क्या है, खुद से किसी भी चीज को चुन सकते हैं, यानी हमें फुल फ्रीडम रहेगी। तो इनका पूरा फोकस फ्रीडम पे ही है। इसके मुख्य दार्शनिक क्या है? जीन पॉल सार्त्रे, सोरेन किरकेगार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे और मार्टिन हेडेगर। अब इनके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, एपिस्टिमोलॉजी पढ़ लेते हैं इनकी। ज्ञान की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अस्तित्ववाद में ज्ञान को व्यक्तित्व और व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा हुआ माना गया है, यानी मेरे अनुभव कुछ और हो सकते हैं, मेरा ज्ञान कुछ और है, आपका ज्ञान कुछ और है, किसी तीसरे पर्सन का ज्ञान कुछ और है, यानी व्यक्तिगत अनुभव, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, हर इंडिविजुअल के अलग अलग एक्सपीरियंस हैं। तो वो ही अस्तित्ववाद है, यानी अस्तित्ववाद में इन्होंने हर इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस से जुड़ा माना है, कि सबके व्यक्तित्व और व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा हुआ माना गया है, यानी सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होते हैं। तो यह वस्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक ज्ञान के बजाय व्यक्तिगत और अनुभवी ज्ञान पर जोर देता है, यानी इंडिविजुअल नॉलेज पे इनका फोकस है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे, कि हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है। अब जैसे कि हम फिलॉसफी पढ़ते हैं या सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि 20 डेफिनेशन दी गई है किसी भी चीज को लेके, तो 20 डेफिनेशन में सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। तो वही एक तरीके से एपिस्टिमोलॉजी है कि सबका खुद का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, क्योंकि सब अलग अलग बात बोल रहे हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो ज्ञान का कोई निश्चित या निराकार अवधारणा नहीं होती, यानी इन्होंने कोई भी फिक्स चीज नहीं मानी या उसका कोई निराकार अवधारणा नहीं मानी, बल्कि वे व्यक्ति के अनुभव और दृष्टिकोण पर आधारित है। वही सेम चीज जो मैं बता रही हूँ कि हमारे खुद के एक्सपीरियंस पे या खुद के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बेस्ड है ना। भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कैसे सेट होंगे या मेरा एक्सपीरियंस क्या होगा? अब आप लोग थोड़ी ना जान सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया है, मैंने अपने जीवन में क्या दुख देखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो माइंड सेट बनता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा दृष्टिकोण बनता है, हमारे अनुभव के आधार पे। तो हर व्यक्ति के अनुभव और दृष्टिकोण अलग होते हैं, उसी के आधार पे चीजें सेट होती हैं। तो अस्तित्ववाद का यह मानना है कि ज्ञान अपने अनुभव से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, रफ हो जाता नहीं तो अस्तित्ववाद का क्या मानना है, यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म का क्या मानना है कि जो नॉलेज है वो कहाँ से आएगी? हमारे खुद के एक्सपीरियंस से उत्पन्न होगी। ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान का प्रमुख स्रोत व्यक्तिगत अनुभव। मैं बार बार वही कह रही हूँ कि हमारा जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो किसी और का एक्सपीरियंस है, वो ही इन्होंने ज्ञान का मुख्य स्रोत माना है। यह ज्ञान सीधे अनुभव से आता है और व्यक्तियों के व्यक्तिगत संदर्भ, भावना और चुनाव पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत संदर्भ यानी हर किसी का संदर्भ, हर किसी का मानना, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है ना। अब जैसे कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ, मेरी मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो चीज देखी है उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग उनकी चीजें सेट हुई है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सेट हुआ है, उनका दृष्टिकोण सेट हुआ है। मैंने अपनी लाइफ में जो चीज देखी है तो मेरा दृष्टिकोण उसी अकॉर्डिंग सेट हुआ है, आपने जो देखा है तो आपका भी उसी के अकॉर्डिंग सेट हुआ है। तो ये ज्ञान क्या है? सीधे अनुभव से आता है और व्यक्तिगत संदर्भ से आता है, भावनाओं से और चुनावों पर निर्भर करता है। अब इसका शिक्षा में क्या है? शिक्षण का सेक्शन प्रभाव क्या है कि हमें बच्चों को कैसी नॉलेज देनी चाहिए कि वो आत्म अन्वेषण कर सके, खुद को समझ सके, एक्सपीरियंस कर सके, व्यक्तिगत यानी हर बच्चा अपना अपना एक्सपीरियंस कर सके। तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि उसके व्यक्तिगत अनुभव पे आधारित हो, ना कि वस्तुनिष्ठ तथ्य पे हो, यानी उसे हमें फैक्ट नहीं याद कराने, उसे क्या है? व्यक्तिगत नॉलेज होनी चाहिए।
शिक्षक को छात्रों के उनके व्यक्तिगत अनुभवों, विचारों और भावनाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। यानी बच्चे को इस तरीके से प्रोत्साहन दें कि वो अपने विचारों को डेवलप कर सके, अपने अनुभव को आगे बढ़ा सके, अपने भावनाओं का अन्वेषण कर सके, एक्सप्लोर कर सके। शिक्षा न केवल बाहरी तथ्यों पर बल्कि आलोचनात्मक सोच, आत्म प्रतिबिंब और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी एजुकेशन को क्या करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए और खुद पे सेल्फ एक्सप्रेशन पे डेवलप होना चाहिए। यानी खुद का प्रतिबिंब करें, खुद की आत्मा का प्रतिबिंब करें और खुद के दृष्टिकोण को विकसित करें। मेटाफिजिक्स क्या है, यानी वास्तविकता क्या है? तो अस्तित्ववाद के अनुसार वास्तविकता क्या है? एक स्थिर या बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि क्या है, व्यक्ति के अनुभव और उनके इंटरेक्शन से निर्मित है। ठीक है, यानी जो हमारा अनुभव है, जो हमारा इंटरेक्शन होता है, जो हमारी अंत्यक्रिया होती है, इंटरेक्शन को यहाँ पे अंत्यक्रिया हम लिख सकते हैं, ये गूगल ट्रांसलेशन भी गड़बड़ कर देता है कभी कभी। तो वास्तविकता हर व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के दृष्टिकोण और अनुभव के आधार पर समझी जाती है। अस्तित्ववादी ये मानते हैं कि अस्तित्व ही सार है, यानी जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो ही सार है। मेरा कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है। हर व्यक्ति की अपनी पसंद और क्रियाओं में अपना अर्थ और वास्तविकता बनाता है। यानी मेरी पसंद कुछ और है, आपकी पसंद कुछ और है, मैं कुछ और करती हूँ, आप कुछ और करते हैं, तो उसी से हमारी रियलिटी बनती है। वास्तविकता एक प्रक्रिया के रूप में कैसे है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो मानव के इंटरेक्शन, जो मानव के साथ अंत्यक्रिया के साथ विकसित होती है। किसी इंसान से मैंने बात की तो उसकी जो इमेज है वो मेरे दिमाग में कैसे बनी, क्योंकि मैंने उससे अंत्यक्रिया की तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेट हो गया। किसी दूसरे इंसान ने उससे बात की तो क्या पता उसके दिमाग में क्या पॉइंट ऑफ व्यू सेट हो जाए, है ना। अब जैसे मैं ही हूँ तो मुझे जो लोग जानते हैं वो मेरी तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, अलग होता है। तो विचार और विश्वास उनके व्यवहारिक परिणामों और वास्तविक दुनिया में उनके कार्यों के आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं। शिक्षा में इसका प्रभाव देख लेते हैं। यानी वास्तविकता का क्या है कि शिक्षक को स्थिर और अपरिवर्तनीय ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय निरंतर सीखने और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के सीखने पे ध्यान दे और उसके एडेप्टेशन पे ध्यान दे। छात्रों को यह समझने में मदद करनी चाहिए एजुकेशन की दुनिया एक गतिशील बदलती हुई प्रक्रिया है और उन्हें इस अनुकूल होने के लिए कौशल से लैस होना चाहिए। यानी उन्हें इस तरीके के कौशल सिखाए जाने चाहिए कि भाई दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, तो उनका भी माइंड सेट इस तरीके का ही डेवलप करना चाहिए कि वो भी इन चीजों को एक्सेप्ट करें। पाठ्यक्रम में छात्रों को दुनिया के साथ जोड़ना चाहिए और उनके अनुभव से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी उन्हें हम रियल लाइफ से जोड़ के चलें। मूल्य क्या कहते हैं, मूल्यों का सिद्धांत क्या है, एक्सियोलॉजी। यानी तो मूल्यों की प्रकृति, अस्तित्ववाद का यह माना जाता है कि मूल्य निराकार या सार्वभौमिक नहीं होते, बल्कि ये व्यक्तियों द्वारा उनके अनुभव और चुनावों के आधार पर होते हैं। यानी मेरी जो मोरल वैल्यूज हैं वो मेरे एक्सपीरियंसेस के बेस पे है ना। तो अस्तित्ववाद कहते हैं कि मूल्य व्यक्ति की अपनी पसंद, आचरण से निकलते हैं, इन्हें समाज, धर्म और बाहरी प्रणालियों से नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ऐसा अस्तित्ववाद मानते हैं। यानी इन्होंने सारी मॉडर्न जमाने की बात की। जैसे आज के टाइम के बच्चे क्या हैं, लैपटॉप डाउन हो गया, आज के टाइम के बच्चे क्या हैं, उनके जो मूल्य हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। ठीक है, ना तो उन पे समाज का दबाव है, ना धर्म का दबाव है और ना बाहर की कोई प्रणाली उन पे काम करती है। ठीक है, अस्तित्ववादी नैतिकता क्या है, अस्तित्ववाद में नैतिकता व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सत्य और स्वतंत्रता पर आधारित है। व्यक्ति को अपने आचरण और मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए और उन्हें अपनी पसंद के लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एजुकेशन में क्या रोल है इसका, मूल्यों का, कि छात्रों को हमें क्या सिखाना चाहिए, नैतिक निर्णय की वास्तविकता सिखानी चाहिए, नैतिक मूल्य सिखाने चाहिए। या नैतिक शिक्षा को अमूर्त सिद्धांतों की बजाय व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। यानी इन्होंने हर एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस पे बात की है। शिक्षक को छात्रों को यह सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि मूल्य किस तरह से समाज की भलाई में योगदान कर सकते हैं। यानी इस तरीके की मॉरलिटी होनी चाहिए। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को यह सिखाए कि तुम्हारी मॉरल वैल्यूज सोसाइटी में किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, अब इनका एम देख लेते हैं। ओवरऑल एम क्या है, एम ऑफ एजुकेशन। तो एम ऑफ एजुकेशन क्या है, स्वयं की खोज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी हर इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए और वो अपने अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे चीजों को सीख सके। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसी एजुकेशन हो। बच्चे अपनी इच्छा, मूल्य और विश्वासों का अन्वेषण कर सकें, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, अपने आप से ही सीख सकें। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, हर किसी की इंडिविजुअल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे सिखाया जाना चाहिए। यानी छात्रों को अपनी जिंदगी
के फैसले और क्रियाओं के लिए जिम्मेदारी लेना सिखाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है वो बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उन्हें उनके अंदर ये चीज़ भी होनी चाहिए कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें। ठीक है, आने वाले जो छोटे बच्चे हैं जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ये बिल्कुल भी एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये चीज़ कहाँ से आएगी? एजुकेशन के माध्यम से ही सिखानी पड़ेगी। अर्थ निर्माण यानी शिक्षा को छात्रों में यह समझाने में मदद करना चाहिए कि वे अपनी जिंदगी में अर्थ कैसे बना सकते हैं और कैसे अपना अस्तित्व क्रिएट कर सकते हैं, है ना। स्वतंत्रता का विकास यानी फ्रीडम हमें देनी है कि बच्चे अपने आप क्या है चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, अपना रास्ता खुद बना सकें। शिक्षा की सामग्री क्या है कि व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए और विषयगत ज्ञान होना चाहिए, यानी हर विषय का उन्हें ज्ञान हो और हर एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस अलग होना चाहिए। अस्तित्ववादी प्रश्नों की खोज यानी क्वेश्चन आंसर मेथड होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए और व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता पर जोर। विद्या क्या है? पढ़ाने के तरीके क्या होने चाहिए? सोक्रेटिक मेथड यानी डायलॉजिक या डिस्कशन मेथड या आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग जिससे डेवलप हो सके, इस तरीके के मेथड होने चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड होने चाहिए, एक्सपीरियंशियल मेथड होने चाहिए कि बच्चा एक्सपीरियंस करके सीखे। फ्रीडम होना चाहिए, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित यानी हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा फोकस होना चाहिए। अब वेस्टर्न फिलोसोफर्स को पढ़ लेते हैं, प्लेटो को। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। वो मैं इसलिए आज थोड़ा सा क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है इस वजह से कर रही हूँ ताकि जिन बच्चों का परसों को पेपर है उन्हें थोड़ा सा फायदा मिल जाए, उनका रिवीजन हो जाए। तो प्लेटो को पढ़ते हैं। प्लेटो क्या है? फिलोसोफर हैं, स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और एक थिंकर भी हैं। ये पहले फाउंडर थे किसके? आइडियलिज्म स्कूल के। इनके अकॉर्डिंग क्या है? द माइंड एंड द सेल्फ आर द अल्टीमेट ट्रूथ और रियलिटी एंड क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी जो हमारा मन है, जो हम खुद हैं, हम वास्तविकता जो है, जो मतलब हम रियल सेल्फ जो है, हमारी जो आत्मा है, वो ही अल्टीमेट ट्रूथ है, रियलिटी है। इस यूनिवर्स का क्रिएशन उसी से हुआ है, यानी एक तरीके से इन्होंने भी गॉड को ही सुप्रीम माना है या सोल को सुप्रीम माना है। इन्होंने माना है कि ह्यूमन माइंड जो है एक सुप्रीम एलिमेंट है, यानी सबसे ऊपर जो है वो इंसान का दिमाग है, ह्यूमन माइंड है। एंड यूनिवर्स इज नॉट कंपोज ऑफ मटेरियल इन इट्स अल्टीमेट नेचर और फॉर्म, यानी यूनिवर्स जो है वो किसी तत्व से नहीं बनी है। फॉर एग्जाम्पल, इनका मानना था कि पेन पेंसिल जो हम यूज करते हैं ये कोई मटेरियल नहीं है, बस ये मटेरियल दिख रहा है कोई लॉजिक इस बात का? कुछ भी मतलब। इट इज असेंशियल फॉर्म इन द रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड। इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी है। इनका मानना है जो हम पेन पेंसिल से काम कर रहे हैं ये कोई मटेरियल नहीं है, कोई तत्व नहीं है, बस ये तत्व हमें दिखाई दे रहा है। इन्होंने बुक लिखी है द रिपब्लिक और द लॉज। देखो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिपब्लिक पूछी जाती है प्लेटो की। अब इनके अकॉर्डिंग कंसेप्ट और एम क्या है? जब आइडियलिज्म की बात आई गई तो आइडियलिज्म में हम क्या चीजें पढ़ के आए हैं कि भाई ये यूनिवर्स जो है गॉड ने क्रिएट की है और स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ होती है। बच्चे को क्या है स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाहिए। और सत्यम शिवम सुंदरम की इन्होंने बात की है, ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस की सारी चीज जो है, जो सत्य है वो बदल नहीं सकता, गॉड है, और जो ब्यूटी है ये सारी चीज क्या है इटर्नल है, जिसे हम सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। यार रफ करने का नहीं आ रहा इसमें इरेजर, क्या किया जाए, कोशिश करके देखते हैं। आइए आ गया। चलो, तो अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज बोथ नॉलेज एंड मोरलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। एजुकेशन वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या अटेनमेंट कर सकते हैं? हम सच की खोज कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, सुंदरता को पा सकते हैं। सुंदरता वो चेहरे वाली नहीं, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन यानी इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन के क्या एम है कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार। देखो वही वर्ड आ गया ना जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आइडियलिज्म के अंदर। तो ये एक टीचर की ड्यूटी होती है कि एजुकेशन के माध्यम से किसी भी बच्चे के अंदर वो योग्यता विकसित करें जिससे कि वो खुद को समझ सके, खुद की सच्चाई को समझ सके, भगवान को समझ सके, रियलिटी को समझ सके, खुद से रियलाइज करे। सेकंड जो एम है एजुकेशन का कि ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस उसके अंदर हमें कल्टीवेट करना है। तो प्लेटो मानते हैं, इन्होंने ट्रुथ ब्यूटी और गुडनेस में इनका विश्वास था कि जो एजुकेशन की इनिशियल स्टेज होती है उसमें बच्चे को ऐसा वातावरण दिया जाए कि वो प्रेम करना सीखे, ब्यूटी को अप्रिशिएट करे यूनिवर्स की, और लेटर स्टेज में भगवान की तरफ वो उन्मुख हो जाए, भगवान से प्यार करे, ठीक है।
डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, यानी स्पिरिचुअलिटी पे इनका फोकस था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे की स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होनी चाहिए और आध्यात्मिकता के साथ साथ उसकी मानसिक और मोरलिटी, नैतिक मूल्य भी उसके विकसित होने चाहिए। टू डेवलप पर्सनैलिटी, यानी उसके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। कैसे होगा व्यक्तित्व का विकास? कि उसके अंदर हम गुड हैबिट डेवलप करें और उसके कैरेक्टर को डेवलप करें, एक अच्छा सिटीजन हम उसे बनाएं। ये एजुकेशन का एम होना चाहिए कि उसके अंदर क्वालिटीज हम डालें जिससे कि वो एक अच्छा नागरिक बन सके और समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बन सके और समाज में अपना योगदान दे सके और समाज में अच्छे तरीके से रह सके। कन्फ्लिक्ट, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, कोई भी विरोध, क्या बोलते हैं, झगड़ा, मतलब वर्ड समझ नहीं आ रहा, कन्फ्लिक्ट को द्वंद्व बोलते हैं, कि कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई भी द्वंद्व हो, उसे वो मैनेज कर सके। तो एजुकेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चे को वो आइडेंटिफाई कर सके और मैनेज कर सके कन्फ्लिक्ट को, जिससे कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जी सके। ठीक है, तो ये इनके एजुकेशन के एम थे। इनके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने बहुत सारी स्टेजेस दी हैं। अगर इन्हें डिटेल में हम और भी डिटेल में आ सकती थी ये कि अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली एजुकेशन को हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, शुरुआती कुछ साल 5 साल, फिर 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, इस तरीके से। लेकिन अर्ली एजुकेशन अगर 0 से 18 साल, यानी जब से बच्चा जन्म लेता है और 18 साल तक, तो जो उसकी शुरुआती शिक्षा है उसमें फिजिकल एजुकेशन ऐड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जिससे कि उसकी बॉडी डेवलप हो सके, डोले शोले बन जाए, बिल्ड डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ उसकी डेवलप होनी चाहिए, साहस उसके अंदर होना चाहिए, उन्हें स्पोर्ट्स सिखाए जाएं, जिम्नास्टिक सिखाए जाए जिससे कि उसकी बॉडी डेवलप हो, उसका कैरेक्टर डेवलप हो, म्यूजिक और आर्ट सिखाए जाएं जिससे कि उनकी सोल डेवलपमेंट हो और इमोशंस डेवलप हो। ठीक है, हायर एजुकेशन में जब बच्चा 18 से लेकर 30 साल तक यानी कॉलेजेस के अंदर रहेगा तो उसे मैथमेटिक्स और साइंस पे उसका फोकस होना चाहिए, डायलेक्टिक और फिलोसफी पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, डायलेक्टिक क्या होता है? क्वेश्चनिंग, डिस्कशन, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। फिलोसॉफिकल स्टडीज जब 30 से 35 साल का होगा तो क्या करे? भगवान में विश्वास लगाए, रियलिटीज को जाने, ट्रुथ को जाने, ब्यूटी को जाने। ठीक है, यानी तो जब वो बड़ा हो जाएगा क्या समझेगा? नेचर ऑफ जस्टिस, वर्च्यू, नॉलेज एंड ब्यूटी। बस ये प्लेटो था। मेथड कौन कौन से दिए हैं इन्होंने? लॉजिक मेथड कि बच्चे को लॉजिक मेथड के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, क्वेश्चन आंसर मेथड के द्वारा, डिस्कशन तर्क विधि के द्वारा, इमिटेशन अनुकरण विधि के द्वारा, स्टोरी टेलिंग के द्वारा, सेल्फ स्टडी स्वाध्याय से। अब रूसियो को पढ़ लेते हैं। तो रूसियो जो है 28 जून 1712 में इनका जन्म हुआ। फेमस फिलोसोफर थे लेकिन मानते किसे थे? नेचुरलिज्म को। अब जब हम नेचुरलिज्म पढ़ के आए हैं तो नेचुरलिज्म में सारी चीजें किससे जुड़ी हुई थी? नेचर से जुड़ी हुई थी कि जो भी कुछ हो रहा है बस नेचर की वजह से हो रहा है। तो इनके आइडियाज भी बिल्कुल क्लियर थे। His ideas on education has been clearly understood through his books। इनकी जो फेमस बुक है माइल, अगर आप ये से पढ़ते हैं तो आप रूसियो को समझ जाएंगे। इन्होंने जो बाल शिक्षा है, जो चाइल्ड एजुकेशन में, उसमें बहुत ही योगदान दिया है। इनकी जो बुक है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया बच्चे को बस लेफ्ट फ्री टू। इनका मानना था कि बच्चे को हमें फ्री छोड़ना चाहिए जिससे कि वो नेचर को एक्सप्लोर कर सके, नेचर का अन्वेषण कर सके। नेचर से जब वो जुड़ेगा तो वो फिजिकली भी डेवलप होगा, मेंटली भी डेवलप होगा नेचर की गोद में। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे? फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी मनुष्य एक मनोदैहिक प्राणी है, मन भी उसके शरीर का अंग है। तो इनका मानना था कि भैया पढ़ने सबसे पहली जरूरत है फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर खराब है ना तो सारे पाप तुम्हारे अंदर हो जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी कहीं की नहीं रहेगी। तो इनका मानना था कि बच्चे का सबसे पहले जो विकास होना चाहिए, सबसे पहला जो एम होना चाहिए ना शिक्षा का, वो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दिनों में जो बॉडी डेवलप हो जाती है वो लास्ट तक अच्छी रहती है। एम्फेसिस ऑन नेचुरल डेवलपमेंट, इनका फोकस नेचर पे ज्यादा था कि प्राकृतिक विकास पर जोर था। तो रूसो का शैक्षिक चिंतन सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्राकृतिक विकास पर उसका जोर था। उनका मानना था कि बच्चे बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, तो उन्हें अपने अकॉर्डिंग सीखनी चाहिए चीजें, अपने हिसाब से उन्हें सीखने दिया जाना चाहिए, यानी उन्हें नेचर से जोड़ा जाना चाहिए। सेंसेस और ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यानी जो उनकी ज्ञान इंद्रिया उसका प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का द्वार जो हमारे सेंसेस ही होते हैं, है ना। तो चीफ एम होना चाहिए एजुकेशन का कि उनकी जो सेंसेस हैं उन्हें ट्रेंड किया जाए।
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए कि वो एक्सपीरियंस कर सकें, चीज़ों को डिस्कवर कर सकें अपने दिमाग के द्वारा, अपने बौद्धिक के द्वारा। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो शुरुआती टाइम होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसका महत्व इन्होंने बताया है कि शुरुआत का जो टाइम है, रूसो का मानना था कि बच्चे के जीवन में प्रारंभिक वर्ष उसके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो शिक्षा जन्म से ही शुरू होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चों को खेलते और अपने पर्यावरण का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, और वो स्वाभाविक यानी क्यूरियस भी होते हैं, नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर, क्रिएटिविटी होती है। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उनकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है वो डेवलप हो सके और क्रिएटिविटी डेवलप हो सके। फॉर्मल एजुकेशन की इन्होंने आलोचना किया। फॉर्मल एजुकेशन यानी हम बैग भर के स्कूल में लेके जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो फॉर्मल एजुकेशन होती है, उसकी इन्होंने आलोचना की है। तो रूसो वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ऑफ हिज टाइम व्हिच ही बिलीव्ड स्टिफल्ड क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी। इन्होंने आर्ग्यू किया है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के इंटरेस्ट को डेवलप करे, बच्चे की जरूरतों को पूरा करे, ना कि एक रिजिड करिकुलम की तरह उन पर थोपा जाए। अब है जॉन डुई। जॉन डुई जो है एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एडुकेटर हैं, जिनके आइडियाज जो हैं एजुकेशनल और फिलोसफी में देखने के लिए मिलते हैं। डीवी का मानना था कि इंपॉर्टेंस ऑफ एन एजुकेशन दैट एम्फेसाइज, यानी इनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चा खुद करके सीखे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करे और प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सके, जो उसकी लाइफ से जुड़े हुए हो और जो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। डीवी एक्सपेरिमेंट स्कूल इनका जो था, लेबोरेटरी स्कूल था शिकागो में, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जो कि 1896 में फाउंडेड थी, और इन्हें प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है, यानी प्रगतिशील शिक्षा। तो जो स्कूल है वो इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया गया था, जहां बच्चे एंगेज होते थे, खुद से सीखते थे, अपना खुद से एक्सपीरियंस करते थे, और जो उन्हें पसंद था, जिस चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट था, बच्चे वो ही चीज़ करते थे। इनका जो करिकुलम था वो किस चीज़ पे आधारित था कि लर्निंग जो है वो सक्रिय होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव प्रोसेस होना चाहिए कि सब मिलजुल के सीखें, और बच्चों को एनकरेज किया जाए कि वो अपना खुद का इंटरेस्ट जो है उसे एक्सप्लोर कर सकें और अपने पैशन को फॉलो कर सकें। एजुकेशनल थॉट क्या थे कि ये एक व्यवहारिक विचारक थे, प्रैग्मेटिस्ट थे। तो प्रैग्मेटिस्ट हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो प्रैग्मेटिस्ट में क्या मानते हैं कि कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहने वाली, जो नॉलेज है हमारी जो आज है वो कल जाएगी, बदल जाएगी। तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे इनका फोकस था। तो इन्होंने माना कि कोई भी सच जो है, कोई भी सत्य है, कोई भी वैल्यूज जो है वो एटर्नल नहीं रहने वाली, टाइम के साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो इन्होंने कहा जो आज सत्य है वो क्या है, हम विच हैज़ यूटिलिटी इन प्रैक्टिकल लाइफ, यानी सत्य माना जिसमें व्यवहारिक जीवन में एकता न हो। तो इनके अनुसार यह संसार जो है परिवर्तनशील है, यानी सारी चीज़ें चेंजेबल हैं, चेंज होती जा रही हैं। तो हम कोई भी चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ सच है, तो वो एक्चुअल में सच नहीं है। ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं वो भी एक्चुअल में सच नहीं है, क्योंकि बदलता हुआ संसार है, चेंजेबल वर्ल्ड है। जो आज ट्रूथ है वो भी बदल जाएगा, जो आज हमारे वैल्यूज़ हैं वो भी कल चेंज हो जाएंगे। He wanted to teach man live in a changeable society skillfully। ये मानते थे कि बच्चे को ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए कि वो इन चीज़ों को सीख जाए कि कोई भी चीज़ जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो फिक्स नहीं है, चीज़ें क्या है चेंज होती रहेंगी। इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, डीवी बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी इनका फोकस एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे भी था कि बच्चा अनुभव करके सीखे, बच्चा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके सीखे और रियल वर्ल्ड में चीज़ों को अप्लाई करे। तो इनका मानना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखा जाए, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, ना कि उस पर चीज़ें थोपी जाए, ना कि बस जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ लो, वो वाला काम नहीं होना चाहिए कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, कि एक तरीके से पढ़ा रहे हैं और सबका काम उसी में हो जाए। एम ऑफ एजुकेशन क्या था? इफ देयर इज एनी एम ऑफ एजुकेशन टू डेवलप सच क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज इन मैन दैट ही मे लिव हिज प्रेजेंट लाइफ सक्सेसफुली एंड कैन एनलाइटन हिज फ्यूचर पाथ, यानी इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य ये था कि बच्चे के अंदर क्वालिटीज डेवलप करें, उसकी योग्यता विकसित करें कि वो अपने आज को अच्छी तरीके से जी सके और अपने फ्यूचर को भी सक्सेसफुली चमका सके। ठीक है, We can arrange Dewey's thought regarding aims of education। aims of education क्या है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के साथ अनुभव और समायोजन का पुनर्निर्माण,
कि यानी एडजस्ट भी करना सीखे और एक्सपीरियंसेस के बेस पे सीख सके। तो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि हमारी जो लाइफ है वो डायनामिक है, यानी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदलती जा रही हैं, प्रगतिशील हैं। तो एजुकेशन भी डायनामिक होनी चाहिए और चेंजेबल होनी चाहिए, अनचेंजेबल जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। एजुकेशन होनी चाहिए जो हमारे सोशल स्किल को डेवलप करे, यानी सामाजिक कौशल को विकसित करे। अरे क्या हो गया? ट्रेनिंग इन डेमोक्रेटिक लाइफ, यानी लोकतांत्रिक जीवन में प्रशिक्षण होना चाहिए। तो डीवी जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के पूरे सपोर्टर थे। तो इन्होंने माना कि टेक पार्ट इन ऑल टास्क ऑफ द सोसाइटी स्किलफुली, मैंने हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए किसी भी काम में सोसाइटी के में। तो मैन नीड 7 टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज, यानी किसी भी इंसान के पास 7 तरीके की योग्यता होती है। हेल्थ होती है, यानी उसका जो स्वास्थ्य है, काम करने की जो क्षमता होती है, घर को बनाने की क्षमता, और ऑक्यूपेशन जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारी सिटीजनशिप जो नागरिकता है, और जो यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर टाइम जो हमारा फ्री टाइम होता है उसे हम कैसे यूज करें, और नैतिकता और हमारा चरित्र। करिकुलम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम इनके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए? तो डीवी हैज डिस्क्राइब्ड द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जो पुराने जमाने का करिकुलम था ना ट्रेडिशनल, वो इन्होंने पोल्यूटेड बताया, यानी प्रदूषित बताया है। इनका मानना है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ा हो, जो एक्टिविटीज बेस्ड हो, ना कि आर्टिफिशियल हो। करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और सोसाइटी सेंटर्ड होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित, जहां बच्चे को प्रायोरिटी दी जाए, बच्चे के इंटरेस्ट को समझा जाए, उसके एप्टीट्यूड को, उसकी योग्यता को समझा जाए और उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाए और बच्चे को फ्रीली छोड़ा जाए। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के इंटरेस्ट पे आधारित हो। 4 तरह के इंटरेस्ट इन्होंने बताए हैं कि बच्चा कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो, एक्सप्लोर करे, टेस्टिंग करे, चीजों को क्रिएट करे और एक्सप्रेस करे, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन करे। करिकुलम रियल लाइफ एक्टिविटीज पे बेस्ड हो, यानी जो हमारी रियल लाइफ में हम चीजें करके देखते हैं तो उस पर आधारित हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट और सारी एक्टिविटीज इसके अंदर सारी, मतलब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करके पढ़ाएं, इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जहां चेंज की जरूरत है वहां चेंज कर सकें। He said that different children have different interest, यानी क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो सबका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और एबिलिटीज अलग होती हैं, तो बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाना है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। लास्ट टॉपिक है बर्ट्रैंड रूजल, इसको पूरा करते हैं फिर आपकी क्लास बंद कर देंगे। काफी लंबी क्लास आज हो गई है, और ये भी बता के जाना कि लास्ट तक कौन रहा है, किसने देखी है। तो बर्ट्रैंड रूजल जो है, इनकी आंखों के सामने 2 वर्ल्ड वार हुए। हिंदी में चलते हैं। बर्ट्रैंड रूजल ने अपने जीवन काल में 2 विश्व युद्ध देखे, और जब विश्व युद्ध देख लेते हैं तो आदमी को सारी चीजें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बदल जाता है। तो इन्होंने बहुत भारी तबाही का अनुभव किया। इन्होंने युद्ध के कारण को जड़ से खत्म करने का और युद्ध के स्थान पर शांति स्थापित करने की वकालत की कि भाई बहुत दंगा फसाद हो गया, अब क्या है, पीसफुल होना चाहिए, सारी चीजें शांति पूर्वक होनी चाहिए। तो इन्होंने देखा कि वैज्ञानिक आविष्कारों के बावजूद लोग धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक रूढ़िवादिता और सांस्कृतिक संकीर्णता जैसी पूर्वग्रह से पीड़ित थे, यानी स्टीरियोटिपिकल में लगे हुए थे कि किसी ने, बाबा ने कुछ कह दिया कि राख ले जाओ हो जाएगा काम, तो स्टीरियोटिपिकल थे, या कोई भी अंधविश्वास में फूंक मार रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं जो दिखाया जाता है, तो धार्मिक अंधविश्वास में फंसे हुए थे। तो रूसेल ने इन समस्याओं का समाधान सामाजिक क्रांति और शिक्षा के माध्यम से लाना चाहा, यानी रूसेल जो है ये मानते थे कि अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो टूल है वो एजुकेशन है। तो देखो इनके अनुसार शिक्षा को पूर्व ग्रह से मुक्त होना चाहिए, यानी इनका मानना था कि अगर हम एजुकेशन दे देंगे तो जो स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी है, वो जो पुराने जमाने से सोच बनी आ रही है, कुछ भी चीज है स्टीरियोटिपिकल है, जो अंधविश्वास है, वो खत्म हो जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या थे कि बच्चे का चरित्र निर्माण पे हमें फोकस करना है, कि बच्चा ईमानदार हो, सत्यनिष्ठा हो, जिम्मेदार हो और करुणा जैसे गुण उसके अंदर विकसित हो सके, उसका बौद्धिक विकास हो सके, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्र रूप से सोचने, तर्कसंगत रूप से विश्लेषण करने और तार्किक रूप से विचार करने की क्षमता को बढ़ावा देने पर बल दिया कि बच्चा क्या है, लॉजिक लगा सके, एनालिसिस कर सके, सिंथेसिस कर सके, रीजनिंग कर सके। इन्होंने कहा कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो सके और इंडिविजुअलिटी उसके अंदर डेवलप हो, सिटीजनशिप उसके अंदर डेवलप हो, यानी एक अच्छा नागरिक वो बन सके, जिससे कि वो समाज में अपना योगदान दे सके और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके।
इंटरनेशनलिज्म यानी रुसेल ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से सह अस्तित्व, सहिष्णुता और अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने की बात की। मेथड कौन कौन से यूज किए इन्होंने कि डर मुक्त वातावरण होना चाहिए, यानी बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए कि बच्चा डरे ना। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रयोगात्मक शिक्षा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। और सिंपल टू इजी टू टफ होना चाहिए, सरल से जटिल की तरफ होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ विधियों का उपयोग होना चाहिए, शिक्षण सामग्रियों का उपयोग होना चाहिए और हर बच्चे की समस्या का समाधान होना चाहिए। और करिकुलम कैसा होना चाहिए कि जहां प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को दी जाए, व्यवहारिक ज्ञान जैसे कि गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिक जैसे विषय पर जोर दिया। और वास्तविक जीवन के समस्याओं को हल करने का कौशल उनके अंदर विकसित होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। साइंस और मैथ पढ़ाया जाए बच्चों को, क्योंकि साइंस और मैथ जो पढ़ेंगे तो उनकी लॉजिक, जो तर्क लगाने की वो है क्वालिटी उनके अंदर डेवलप होगी और उनका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। हिस्ट्री और सोशल स्टडीज उन्हें पढ़ाई जाए, समाज के बारे में जानेंगे और उनकी वैश्विक जागरूकता डेवलप होगी। लिटरेचर और आर्ट उन्हें पढ़ाए जाएं, जिससे कि वो कल्पना और रचनात्मकता की सौंदर्य का सराहना दे सकें। मोरल और इथिकल डेवलपमेंट उनका होना चाहिए और वो शिक्षा में स्वतंत्रता होनी चाहिए और फिजिकल एजुकेशन उन्हें दी जानी चाहिए और इंटरनेशनल अवेयरनेस उनके अंदर होनी चाहिए। शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक तो सबने फैसिलिटेटर ही बताया है, बेचारा नहीं, सही है। और क्या, हमारे टाइम जैसे टीचर होने चाहिए, कुटाई हुआ करती थी, है ना। जो लोग होली चाइल्ड में पढ़े होंगे बागपत खेकड़े के आसपास, उन्हें पता भी होगा। तो टीचर क्या है? फैसिलिटेटर होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, ना कि ऑथोरिटेरियन होना चाहिए, है ना। एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर सके। बस यहाँ से देखो, मैं ये टॉपिक बड़ा करना भूल गई, इंडिविजुअलिज्म। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये जगह तो छोड़ दी, यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म लिख लेना, ठीक है। ये नेक्स्ट 5th यूनिट स्टार्ट हो गई है। यहाँ से क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है, तो जो लोग लास्ट तक देखी है जिन्होंने क्लास, वो कमेंट जरूर करके जाना। और चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे जब जब क्लास हो, ठीक है। जब क्या डेली हो रही है क्लास तो वैसे। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।